नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जहां पश्चिम बंगाल को लेकर के आज हम बात करने वाले, क्योंकि पहली बार बंगाल में कमल इस वक्त खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी की जीत हो रही है। और इस जीत के नायक रहे पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बंगाल की सियासी खेल को बदल दिया है। ऐसी रणनीति तैयार की जिससे कि टीएमसी चारों खाने चित हो गई। मोदी अमित शाह ने कैसे बंगाल की हवा का रुख बदला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। खाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। बंगाल की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो भविष्यवाणी की, नतीजे बता रहे हैं कि वो 100% सच साबित हुई। बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की तो जोरदार जश्न मना, मिठाइयां बटी और झालमुड़ी भी खूब बांटी गई। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। बंगाल में झालमुड़ी खाकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा खेल बदल दिया। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने झारग्राम में एक छोटी सी दुकान से बंगाल के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी का स्वाद चखा था। इसे बंगाली संस्कृति और अस्मिता से जोड़ा था। और आज नतीजे आए तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक झालमुड़ी खाकर बीजेपी नेताओं ने जीत का जश्न मनाया और इस महाविजय का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी के सर बांधा। प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं। उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भी बहुत उत्साहित हैं। बंगाल की प्रचंड जीत हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने यह तय किया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। बंगाल में बीजेपी की महाजीत के सबसे बड़े नायक प्रधानमंत्री मोदी रहे, जिन्होंने बंगाल में ताबड़तोड़ जनसभाएं की और रोड शो कर बंगाल की सियासी हवा का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। बंगाल को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 21 रैलियां और 3 रोड शो किए। बंगाल के विकास सुरक्षा के लिए 10 गारंटी दी। झालमुड़ी और हुगली नदी में बोटिंग कर बंगाली अस्मिता का दांव चला। चुनाव प्रचार के बीच आस्था के प्रमुख केंद्रों पर भी पहुंचे। चुनाव प्रचार में मां, माटी और मानुष पर जोर दिया। बंगाल में ब्रांड मोदी तुरुप का पत्ता साबित हुआ। मोदी ने जो भी दांव चला वो कामयाब हो गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मोदी जी और अमित शाह, मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास, बंगाल की जनता ने जो विश्वास किया, मैं बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अमित शाह जी की रणनीति पूरी 18 दिन तक उन्होंने लास्ट के बंगाल नहीं छोड़ा। आप समझ सकते हैं देश का गृह मंत्री ने बंगाल को कितना महत्वपूर्ण समझा। ब्रांड मोदी पर जनता का विश्वास और चाणक्य अमित शाह की रणनीति ने बंगाल में कमाल कर दिया। अमित शाह ने जीत का जो संकल्प लिया वो आज पूरा हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह लगातार 15 दिन बंगाल में रहे। 30 जनसभाएं और 12 रोड शो किए। हर जिले में बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किया। बूथ लेवल पर रणनीति तैयार की। बीजेपी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे। बीजेपी के आक्रामक अभियान का नेतृत्व किया। अमित शाह बीजेपी के लिए सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार साबित हुए और बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत से साबित हो गया कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी मतलब जीत की गारंटी। बीजेपी की जीत यानी एक ऐसे जननेता पर जनता के भरोसे की जीत जिसकी गारंटी पर समाज के हर तबके को विश्वास है। कार्यकर्ता के नाते अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या सफल हुई है। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है।
ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत सिर्फ एक चुनाव जीत नहीं, बल्कि पीएम मोदी और अमित शाह की सुनियोजित और बेहद बारीकी से तैयार किए गए अभियान का परिणाम है। नतीजों से साफ है कि बंगाल को अब ममता नहीं, मोदी पर विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल असम में जीत पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट सामने आ चुका है। बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। घुसपैठियों के संरक्षकों को बंगाल की जनता का करारा जवाब मिला है। तो फिलहाल देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा अक्सर बीजेपी ने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान उठाया भी था, और अब इस जीत के बाद से बीजेपी की ओर से अब प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो पोस्ट किया है उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और ये कहा है कि बंगाल और असम की जनता को कोटि कोटि नमन है कि उन लोगों को करारा जवाब देने का काम बंगाल और असम की जनता ने किया है जिनको घुसपैठियों को यहां पनाह देने का काम किया जा रहा था, और घुसपैठियों को, संरक्षकों को बंगाल की जनता ने करारा जवाब दे दिया बंगाल में। तो फिलहाल बंगाल की सत्ता में परिवर्तन आ चुका है, यानी कि इस बार जो सत्ता की लहर पहले तक दिखाई दे रही थी, जो ममता बनर्जी दावा कर रही थी, हालांकि अब जो तस्वीरें सामने आई है, ये तस्वीरें ममता बनर्जी के लिए जरूर चिंता का सबब बन चुकी हैं। फिलहाल दिल्ली के बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, दिल्ली के दफ्तर से कैसी तस्वीरें वहां आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जगह जगह पर इस वक्त लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, खासतौर पर बीजेपी कार्यकर्ता, वो तो सुबह से ही तैयार थे कि बस कब ऐसी जानकारी हम तक पहुंचे कि हम जीत गए हैं और उसके बाद हम जश्न मनाना शुरू कर दें। पूड़ियां तो सुबह से ही तली जा रही है वहां। बिल्कुल बेशक, देखिए सुबह का वक्त था, करीबन 9-9:30 बजे के आसपास जो पूड़ियाँ तली गई थी, और उसके बाद जैसी रुझान आना शुरू हुए और 10 से 11 बजे के आसपास जब रुझान 150 प्लस बीजेपी के फेवर में जाता नजर आया, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय के आसपास तमाम जगहों पर झालमुड़ी बिकना या मिलना शुरू हो जाता है। उसका एक जश्न का माहौल रहता है, और अभी भी तस्वीर वैसी है। अगर आप देखेंगे बीजेपी मुख्यालय के बाहर, आप ये अंदर का इलाका है जहां पे तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जिन्होंने संघर्ष किया है पिछले 15 साल से पार्टी को खड़ा करने के लिए बंगाल में। उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जिन्होंने पार्टी को एक जीत दिलाई है। उन तमाम कार्यकर्ताओं के जिन्होंने बूथ लेवल पे काम किया, उन तमाम कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है सुरभि कि अगर आप आकलन करेंगे कि बीजेपी यूं ही कोई राज्य नहीं जीत जाती, उसके पीछे बूथ लेवल की ताकत होती है, कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, स्ट्रेटेजी होती है, तमाम जिलों पे स्ट्रेटेजी तय की जाती है, बूथ में स्ट्रेटेजी की जाती है, मैन टू मैन मार्किंग की जाती है। ये तमाम जो संघर्ष है उसके वजह से बीजेपी लगातार तमाम राज्यों में जीतती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल एक जश्न का माहौल है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, दिल्ली में हो या पूरे देश में। लगातार बीजेपी का एक प्रण था कि जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वहां भी पश्चिम बंगाल में भगवा जो लहराए, और ऐसे में अगर आप देखेंगे जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं, वो जीत की ओर और बेहतर नतीजों और बेहतर नंबर के साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है पंकज, लॉटरी में आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि बंगाल में रिकॉर्ड जीत पर पीएम मोदी का पोस्ट भी सामने आ चुका है। बंगाल के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, पश्चिम बंगाल में कमल खिला, जनता की शक्ति की जीत हुई है, कार्यकर्ताओं के संघर्ष को सलाम है, हम बंगाल के सपनों को पूरा करेंगे, हर वर्ग के लिए काम करेगी सरकार, रिकॉर्ड तोड़ जीत पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्षों के बिना संभव नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ जीत पर अब पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं ने जो प्रयास और संघर्ष किए हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि ये उनके बिना संभव हो ही नहीं पाता। मैं उन सभी को सलाम करता हूं, वर्षों से उन्होंने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की, हर तरह की चुनौतियों का सामना किया और हमारे विकास एजेंडे के बारे में बात की है। वे हमारी पार्टी की ताकत है। ये पश्चिम बंगाल में जो जीत मिली है बीजेपी को, और इस शानदार जीत को लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया है, और पोस्ट करते हुए सभी को जहां बधाई दी है, तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको यह भी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी का
धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि हम दोबारा ये कोशिश करेंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल की जनता को सोनार बांग्ला के साथ में जोड़ा जाए। अब एक बार फिर से पंकज मैं आपका रुख कर रही हूँ, वहां तस्वीरें भी दिखाएगा क्योंकि 6:30 बजे शाम 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे। ऐसे में कैसी तैयारियां वहां पर, और वहां भीड़ जब पहुंच रही है तो उनके बीच में किस तरीके की चर्चाएं हैं इस जीत को लेकर के, इस बारे में भी हमें जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सुरभि, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत हमें यहीं तक रोका गया है। और दूसरा एसपीजी है, एसपीजी और इसके अलावा नेटवर्क का जैमर का इश्यू होता है, इसलिए हम वो एरिया नहीं जा रहे जहाँ पे हम दर्शकों को तस्वीर ना दिखा पाए, क्योंकि अगर नेटवर्क चला जाएगा तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसे में ये सामने अब नजर आ रहा होगा तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुंचे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तरुण चुग महासचिव हैं, विनोद तावड़े या तमाम जो महासचिव हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और उसके बाद कुछ ही देर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से 15 साल से बीजेपी अपने आप को यहाँ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, और पिछले 7 सालों में जिस तरह से बीजेपी अपना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा रही थी, उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा, ये यकीन था बीजेपी को, और वो यकीन भरोसा था जो वो बदलाव में नजर आया और जीत हासिल हुई है। ऐसे में लगातार अब देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं से क्या बात करते हैं, अपने संबोधन में क्या बात रखते हैं, किस तरह की जीत की बात करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक प्रॉमिस करके आए थे कि जब 4 मई को नतीजे आएंगे उसके बाद वो दोबारा आएंगे और शपथ ग्रहण में आएंगे। तो ऐसे में अब इंतजार करना पड़ेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहते हैं। चलिए ठीक है पंकज, आप तब तक नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन हमारे साथ अब कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अब उनका भी हम एक एक करके रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गरिमा मेहरा दौसानी हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं, और साथ ही सरिता सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर विपुल जी भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि असम और बंगाल तो आपका हो गया, लेकिन केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी यहाँ वो कमाल नहीं दिखाई दिया। क्या अब अगला एजेंडा ये आप तय करने वाले हैं कि कैसे फोकस इन राज्यों में भी किया जाएगा? आपका और इस प्रचंड जीत के लिए बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना अटूट विश्वास जताया और इतनी प्रचंड जो है जीत दिलाई। यह निश्चित रूप से यह जीत जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, उन तमाम नेताओं की तरफ से जो पश्चिम बंगाल में जमीन पे उतर के जिन्होंने काम किया है। देखिए, केरल की स्थिति के बारे में बता दूं मैं कि केरल में निश्चित रूप से हम अपना वहाँ पे ये सत्ता जो है वहाँ पे काबिज होंगे इस तरह का कोई प्लानिंग करके नहीं चले थे, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस निश्चित रूप से हम जान रहे थे कि हम पिछला चुनाव से कहीं ना कहीं बेहतर करेंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हम 2011 की बात कर लूं तो वहां पे हमारा कोई बहुत विशेष बेस नहीं था, लेकिन 2016 तक हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और 10% जो है वहां पे अपना मतदानों का बेस बनाया। और 2021 में जब हम वहां पे आए तो हमारा 38% वहां पे मतदान प्रतिशत हुआ था। तो निश्चित रूप से ये जो केरल में भी उसी तरह से हम धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। त्रिवेंद्रम में हमारा मेयर चुना गया है आज, तो निश्चित रूप से कल वहां पे हम अपना मुख्यमंत्री भी चुनेंगे। और ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती है कि हम सतत और निरंतर प्रयास जो है करते रहते हैं और अपने संगठन को मजबूत बनाने का काम करते हैं, अपनी नीतियों की बदौलत जनता की लोकप्रियता जो है हासिल करते हैं और फिर जीत हासिल करते हैं। जी ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी देर में दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल दिखाई देने वाला है और आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। तो क्योंकि जब भी चुनावी नतीजे आते हैं तो इसी तरीके का हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय दफ्तर पहुंचते हैं और फिर यहां पहुंचने के बाद से तमाम उन कार्यकर्ताओं को वो इसी तरीके से संबोधित करते हैं।
फिलहाल ये तस्वीर जरा हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। इस वक्त बीजेपी कार्यालय की ओर अमित शाह पहुंच गए हैं और गृह मंत्री के बाद अब थोड़ी देर में आप वो तस्वीर देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। तो ये शानदार जीत की शुरुआत जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इतने सालों के संघर्ष के बाद हुई है बीजेपी के लिए, ये आज का बहुत बड़ा दिन है। हालांकि असम में हैट्रिक हुई है। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। गरिमा दसौनी जी, मैम, तृणमूल कांग्रेस ने कहा खेला होबे, बीजेपी ने कहा खेला शेष, लेकिन उस बीच में कांग्रेस कहां रही? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी झंडा बुलंद करती रहेगी, लोकतंत्र का भी, संविधान का भी और समावेशी विकास का भी। ये अगर आप लोग खुश हो रहे हैं या भाजपा के कार्यालय में मिठाई बंट रही है, मुझे चिंता 2-3 बातों की है। मेरी बात आ जाने दीजिएगा। देखिए, जितने कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री ने कहा 4 मई को मैं झालमुड़ी बांटूंगा, खिलाऊंगा, आपने मुझे बताइए, आपसे कोई पूछे टीएम वहां पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, मुझसे कोई पूछे क्या हो रहा है, तीसरे आदमी से पूछे, हर व्यक्ति कह रहा था कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कांटे की टक्कर है लेकिन कौन आगे निकलेगा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भाजपाइयों को आप देखिए, सब कह रहे ममता गई, 4 मई ममता गई। अब इन्होंने कहा, रत्नाकर जी ने, कि हम धीरे 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 पैर पसार रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर मोदी लहर है तो फिर वो लहर तो सब जगह नजर आनी चाहिए। नहीं, 15 दिन जब अमित शाह ऐसे ही डेरा किसी दिन केरल में डालेंगे ना, वहां केरल में भी भाजपा आएगी, क्योंकि अमित शाह इस देश के गृह मंत्री नहीं है। अगर होते तो मणिपुर नहीं जल रहा होता। अमित शाह भाजपा के चुनाव के मैनेजर हैं, वो चुनाव जिताते हैं भाजपा को। तो अगर मैनेजर बनना था तो फिर गृह मंत्री किसी और को बना देते। साल दर साल यहाँ जनगणना नहीं हो पाई, कोरोना तो 2021 में खत्म हो गया, जनगणना नहीं हो पाई। मैं आज फिर वही पॉइंटेड क्वेश्चन रत्नाकर जी से पूछ रही हूँ। एसआईआर हो सकता है इस देश के अंदर 4-5 महीने के अंदर, जो कि बहुत ही कम्बरसम है, बहुत ही अपहिल टास्क है, मतलब कठिन है एसआईआर कराना, उसके दस्तावेज जुटाना, इतने लोगों की एक मतदान लिस्ट बनाना। लेकिन जनगणना कराना 2021 के बाद आप लोग भूल गए। एसआईआर ऐसे हो गया ताबड़तोड़, क्योंकि आपके फायदे में था, क्योंकि भाजपा को सूट करता था। 91 लाख, ये कोई मजाक नहीं है, इट्स नॉट फनी, कि एक औसतन एक सीट पर आपने 9000 वोटर्स गायब कर दिए। आप मिठाई बेशक खिला रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर में, लेकिन लोकतंत्र हार रहा है, संविधान हार रहा है, ये देश हार रहा है। कैसे इन्होंने सारे राज्यों के प्रचार को छोड़ा और नारी शक्ति वंदन अधिनियम ले आए संसद के अंदर? क्या जरूरत थी? मैं आपसे सुरभि जी पूछना चाह रही हूँ, 5 राज्यों में चुनाव के प्रचार चल रहे हैं, वो पीक पर हैं, उसको सब कुछ छोड़कर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्यों इतना गरम गरम खाना था भाजपा को? क्या है किसी के पास जवाब इस बात का? नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हो और एक महिला जो मुख्यमंत्री है, जो प्रतिनिधित्व कर रही है मातृशक्ति का, उसके ऊपर हमला दर हमला, मतलब व्यक्तिगत हमले, आक्षेप, भाषा शैली, शब्दावली इतनी निकृष्ट जिसको बोलने में भी मुझे शर्म आए। तो कुल मिलाकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कह देते तब ठीक रहता है दसौनी जी? क्यों नहीं? मेरी एक विडो, मेरी नेता, जिसके पति ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिसके 36 टुकड़े हो गए बम से, स्वर्गीय राजीव जी की पत्नी को जब वो कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर की पत्नी के लिए कहते हैं, तब आपको नजर नहीं आता? यहाँ मेरी देवभूमि में उत्तराखंड में अमित शाह, बातों को लेकर सवाल हम बीजेपी से भी करते हैं गरिमा जी। नहीं, आपने कहा कि बीजेपी धीरे धीरे पैर पसार रही है, आप ये कहते हैं कि यही दावा तो पहले तक टीएमसी भी कर रही थी, यहाँ तक कि आप लोगों ने 294 सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया था? आप लोग भी तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे थे कि नहीं, इस बार हम दिखाएंगे, अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, हम इस बार जीत के दिखाएंगे। खाता तो खुला नहीं आपका पश्चिम बंगाल में। इसीलिए कह रही हूँ, सुनिए सुरभि जी, मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये अंतिम जीत नहीं है वेस्ट बंगाल की। द शो मस्ट गो ऑन। मतलब आपने सुना होगा कि ये चुनाव कभी ऐसा नहीं है कि ये भाजपा की जीत ही सबसे बड़ी जीत है। जो राजीव जी के टाइम पर बहुमत आया वो आप भूल गए। मतलब एक लहर थी, राम लहर भी चली बीच में। कुल मिलाकर ये चुनाव यदि विकास पर होता, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर होता, ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री राम का अपमान करने पर ही कांग्रेस वापस नहीं आ पाई। चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण पर हुआ। रत्नाकर जी, जल्दी से आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं विपुल जी का रुख करूंगी और सरिता जी का। झोंक दिया गया।
ठीक है गरिमा जी, मैं ये कह रही हूँ रत्नाकर जी कुछ आपको जवाब देना चाह रहे हैं, किसी भी सुन तो चुनाव में लीजिए। अमित शाह जितने नंबर कहते हैं गरिमा जी उतने सुन नंबर लीजिए ना। आते हैं। सुरभि जी जब झूठ जो है ना जोर से बोले, बहुत एक्साइटेड होकर बोले तो वो सच नहीं होगा। ऐसा है अमित शाह जी को जीत दिलवा दी ना आपने। अब 15 दिन मणिपुर भेजिए, अब 15 दिन जरा मणिपुर भेजिए। मैं हर पॉइंट पे गृह मंत्री को, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में तभी डूब जाना चाहिए जब एक गृह मंत्री की डिबेट अगर ऐसे 1 to 1 कराना है तो फिर वैसे ही मैं करूं। लेकिन जो गरिमा जी लग रहा है कि अपोजिशन को आज एक मुद्दा अपोजिशन पार्टियों ने लिख करके दे दिया है कि आप किसी भी डिबेट का हिस्सा बने तो मणिपुर के मुद्दे को पहले उठा दे। अरे मैडम, मणिपुर का मुद्दा जब आएगा तो उस पर भी बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि खबरें जो दिखाई जाती है, खबरें दिखाई जा रही है मैम, खबरें दिखाई जा रही है मैम। आज डिबेट का मुद्दा सिर्फ 5 राज्यों को लेकर के है। सुरभि जी, मणिपुर इस देश का हिस्सा है, उस अंग को काट कर मत फेंकिए। कम से कम उसके साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं गरिमा जी, मैंने यही कहा, आपने वो बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि खबरें दिखाई जा रही हैं, आप ये ना कहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ठीक है, अब आप 2 मिनट का समय रत्नाकर जी को दे दीजिए। आप महिला हैं, मेरी पीड़ा समझ पाएंगी। क्या आपको लज्जा नहीं आती? ये कैप्शन आप लगा रही हैं कि 15 दिन तक अमित शाह ने गरिमा जी, तो ये तो आज तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी अपने दिए गए स्टेटमेंट्स की वजह से उठा रही है। उन्होंने ही कहा था महिलाओं को कि घर से 8 बजे के बाद ना निकले। क्या इस बात पर आपको शर्म नहीं आती कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका गृह मंत्री चुनाव के लिए 15 दिन कैंपिंग कर सकता है, लेकिन जो मणिपुर जल रहा है, धधक रहा है, वहां जाने के लिए 1 घंटा उसके पास नहीं। ठीक है गरिमा जी, मुझे शर्म गरिमा जी लॉटरी में आपके पास, गरिमा जी लॉटरी में आपके पास अब 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय दे दीजिए। मैम ऐसे कंटिन्यू बोलने से नहीं होता है मैम, कंटिन्यू बोलने से नहीं होगा। आप सुन लीजिए पहले, आपने अगर सवाल उठाया, आरोप दागे हैं तो फिर उनका जवाब ले लीजिए। मैम सवाल किए हैं तो जवाब ले लीजिए। उसकी जवाबदेही सुनिश्चित कर रही हूँ। मैम ये कांग्रेस के इसी बड़बोलेपन का नतीजा है, कांग्रेस के इसी बड़बोलेपन का नतीजा है आज जो आप लोगों की दशा हुई है। ये ताने मत दीजिए। यहाँ चैनल पर बैठकर आप लोग कोई गुलाम नहीं है जो इस तरह के ताने कांग्रेस को सुनाती हैं। अगर कल को कांग्रेस आ गई सत्ता में, केंद्र में, अब देखिए आप अपनी भाषा किस लहजे में लेकर के जा रही है। अपनी भाषा पे आप लोग आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। आप इस तरह से मुझसे बड़बोलापन, तुम लोग जो चैनल पर बैठ के बड़बोलापन दिखाते हो सुरभि, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तभी तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में क्या हश्र हो गया, कहाँ पहुंच गए हो? नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे पहुंच गए तुम। अपना हश्र तो देखो सुरभि, पत्रकारिता को कहां ले गए? चलिए गरिमा जी, आप मुझे पत्रकारिता ना सिखाइए, आप मुझे पत्रकारिता ना सिखाइए। वो हाथ की बौखलाहट साफ आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, वो हाथ की बौखलाहट साफ चेहरे पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, अब मैं रुक कर रही हूँ। रत्नाकर जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे विपुल जी का रुक करना है। केरल में हम आए हैं, दीजिए बधाई। केरल में आई है कांग्रेस, दीजिए बधाई। तो दे तो दी बधाई, आपको दे तो दी केरल के लिए। मैंने तो रत्नाकर जी से भी पूछा क्या हो गया केरल में आप लोगों का। इतने डंके की चोट पे इन्होंने कहा था कि हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे। 2 जगह तो आपकी सरकार आ गई, लेकिन नहीं बन पाई 3 जगह। क्यों उनको मैंने पहले शुरुआत में नहीं पूछा था? आप उस वक्त कान बंद करके बैठी थी क्या? आप कान बंद करके बैठी थी क्या? ठीक है गरिमा जी, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप या तो अपने कान खोल करके सुनिए पहले कि क्या बोला जा रहा है। पहले ही सवाल में पूछा गया था बीजेपी से। इनके ऊपर अगर ठीक है गरिमा जी, एक काम कीजिए, आपको इतनी तकलीफ हो रही है, मेरी डिबेट छोड़ दीजिए, मेरी डिबेट छोड़ दीजिए आप। चरण चुंबक ठीक है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। आपकी बौखलाहट, हार की बौखलाहट वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं अपने टीम से कहूंगी आप गरिमा जी को हटा दीजिए, गरिमा जी को हटा दीजिए आप। चलिए ठीक है, अब रत्नाकर जी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। प्रधानमंत्री के अंदर ये कॉन्फिडेंस। तो फिलहाल मेहमानों के पास मैं लौटूं उससे पहले मैं ये तस्वीरें भी दिखा दूं अब अपने दर्शकों को कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में तरुण चुग भी इन तस्वीरों में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल की प्रचंड जीत के बाद से जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स है वहां जीत का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और साथ ही यहां जो जीत का जश्न होगा वो अद्भुत दिखाई देगा, क्योंकि इस बार
सालों के संघर्ष के बाद से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और तृणमूल कांग्रेस को इस बार बाहर का रास्ता बीजेपी की ओर से दिखाने का काम किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने यह दावा जरूर किया था कि 294 सीटों पर अगर हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में उतर करके, तो फिर इस बार न केवल उनका खाता खुलेगा लेकिन इस बार सत्ता में भी वो आ सकते हैं। हालांकि आपने वो तस्वीर देख ली और जब यही सवाल कांग्रेस से पूछा गया तो कांग्रेस की बौखलाहट भी आपने देखी। अब एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। फिलहाल मैं विपुल जी आपका रुख कर रही हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं आपसे इस वक्त की स्थिति समझना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में दावा तो किया गया था कि कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट अभी आपने भी देखी। उनसे मैंने सवाल पूछ लिया तो उन्होंने पता नहीं कितनी जमीनी स्तर पर उतर करके और वो कैसी ओछी भाषा का इस्तेमाल वो करने लगी। ये बौखलाहट ही तो है अपोजिशन पार्टियों की। मैंने बीजेपी से सवाल पूछा तो पहला सवाल उन्होंने नहीं सुना कि आप लोगों ने 5 राज्यों को जीतने का दावा किया, उसमें से 3 आप नहीं जीत पाए, 2 में आपकी जीत हुई है, वो नहीं सुन पाई है। इस पर मैं आपसे भी स्टैंड जानना चाहूंगी आपका। सुरभि जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। मोटे तौर पर है क्या कि मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस से जो ये लिस्ट भेजी जाती है आपके चैनल पर प्रवक्ताओं की, उसमें इन मोहतरमा को कहिए कि वो ना भेजा करें, क्योंकि पीछे भी हम एक डिबेट कर रहे थे और ये इतनी खराब भाषा का प्रयोग कर रही थी। और एक महिला राजनीतिक विश्लेषक थी हमारे साथ उस दिन, उनका कुछ और नाम है, मैं मतलब लगातार आपके चैनल पर जुड़ती हैं वो, उनके लिए इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। इनको मालूम ही नहीं है कि डिबेट कैसे की जाती है। बहस में आना होता है, यहाँ तू मैं करने या झगड़ा करने नहीं आना होता है कि महिलाओं का वो झगड़ा करने का एक ग्रामीण अंचल में हम लोगों के यहाँ जो तरीका है कि तुम कुछ बोलती रहोगी मैं कुछ बोलती रहूंगी, बात कोई नहीं होगी। तो ये तो बात तो कुछ करने ही नहीं देती हैं, अजीब तरीके से बात करती हैं। और सबसे बड़ी बात विपुल जी ये है कि महिलाओं के सम्मान की बात ये कर रही थी, लेकिन इनकी भाषा आपने भी सुनी। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा इनकी बहुत मतलब फ्यूडल है, बहुत पितृसत्तात्मक लैंग्वेज का प्रयोग करती हैं। और पिछले दिनों तो इन्होंने गाली दी थी उस राजनीतिक विश्लेषक को, तो जो महिला थी, तो उस दिन भी हमने देखा था। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके कांग्रेस वालों को कहिए कि इनको ना भेजा करें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस और बीजेपी और हालिया चुनाव परिणाम पर। मोटे तौर पर है क्या कि निश्चित तौर पे इस चीज को देखना और मतलब माइंड करना चाहिए, बातचीत इस पे होनी चाहिए कि कांग्रेस एक राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता या कोई भी कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति उसको लेकर के जश्न नहीं मना रहा। जनता के मत का अपमान कर रहे हैं ये लोग लगातार, इस बात की बात करके कि मशीनरी लगी थी, बंगाल पे फोकस है, असम पे फोकस है, जहां आपके लिए कोई स्पेस नहीं था। मोटे तौर पर आप चुनाव में कहीं थे ही नहीं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए क्या था? कांग्रेस तो चुनाव में थी ही नहीं, सब लोग जान रहे थे कांग्रेस और लेफ्ट कहीं चुनाव में नहीं था। इस चुनाव में बीजेपी या तृणमूल थी और बीजेपी और तृणमूल अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रही थी। क्या इस बात से कतई इनकार किया जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस ने वही रवैया अपनाया जो लंबे समय तक लेफ्ट ने वहां रवैया अपनाया था? सत्ता हासिल करने के बाद क्या तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा का सहारा नहीं लिया? क्या उस हिंसा का शिकार महिलाएं नहीं हुई? क्या उस मेडिकल कॉलेज की घटना को भूल गया बंगाल? क्या इन सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन नहीं है? आप मशीन कर रहे हो। पिछले दिनों अभी डिबेट करते हुए, अभी पिछले दिनों क्या आज ही आपके चैनल पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं किस चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं लगते हैं? क्या कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय निर्वाचन आयुक्त ये केंद्रीय बल को नहीं लगाते थे? तो मुझे लगता है कि इनके पास, और मैं ये भी कह रहा हूं आपके चैनल पे सुरभि जी, कि ये कतई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कुछ ऐसा करिश्माई ही काम कर रही हैं कि उस पर जो है आपके पास कोई, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि ये उल जुलूल की बातें करें। मैं कहता हूं कि 1000 अवसर इनको मिलते हैं सरकारों का विरोध करने का, लेकिन इनको विरोध करना नहीं आता है, इनको मुद्दा उठाने नहीं आ रहा है। क्या कांग्रेस के, अभी बात करते हुए वो बोल रही थी, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ये दावा नहीं करते हैं चुनाव से पहले कि किसी चुनाव में जा रहे हैं तो कि 4 मई को हम जीत करके आ रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया कि 4 मई को, आप देखिए गृह मंत्री ने दावा कर दिया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राजीव गांधी 400 सीट लेकर के आए थे। क्या राजीव गांधी 400 से ऊपर सीट लेकर के आए थे? ऐसा मैंडेट मिला था तो वो भी मशीनरी से लेके आए थे। इस देश की जनता समय समय पर लोगों को
मतलब पुरस्कृत करती रहती है। उनको लगता है एक से निराश होती है तो दूसरे को लाके बैठाती है। तृणमूल को जब 11 में बैठाई थी वही बंगाल की जनता तो किस गाजे बाजे के साथ बैठाई थी, लेकिन उसी तृणमूल ने 15 वर्षों में इस स्थिति में पहुंचा दिया बंगाल को, वही सहारा अपना लिया हिंसा का कि उसको मजबूरन एक विकल्प लेना पड़ा। तमिलनाडु में देखिए एकदम नया व्यक्ति, उसको विकल्प के तौर पर जनता ले आती है। तो क्या जनता के मत का ऐसे अपमान करेंगे आप बार बार की निर्वाचन आयोग एसआईआर की प्रक्रिया कोई पहली बार थोड़े हो रही है। एसआईआर की प्रक्रिया लंबे समय से हो रही है। आजकल आपको चूंकि उड़ता मुद्दा ले लेना है और उस पर बातचीत करनी है, तो मुझे लगता है कि इनकी नीतियों की हार है। इन तमाम गठबंधन के भीतर कोई ऐसा साम्य नहीं है। ममता बनर्जी को लेकर के राहुल गांधी का वह वक्तव्य देख लीजिए कि ममता बनर्जी अपने कारणों से हारती हैं चुनाव। तो मुझे लगता है कि आप जब बार बार अपनी कमियों की तरफ न देख करके केवल बीजेपी पर फोकस है, केवल आप चिढ़ में ईर्ष्या में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपके लिए कोई स्पेस नहीं है। भाजपा सांगठनिक तौर पर और चुनावी राजनीति की मास्टरमाइंड है, इसको स्वीकार करने में कोई कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्षी दल के लोगों को भी यह कहना चाहिए, उनके मतलब मेहनत को देखना चाहिए, पन्ना प्रमुख से लेकर के। मैं जानता हूं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं, मैं गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ के बीजेपी के ब्लॉक स्तर के नेता पिछले 6 महीने से पश्चिम बंगाल में हावड़ा से लेकर के और जो है आसनसोल तक घूम रहे थे। क्या उनके घूमने के या उनके काम करने का आपको पुरस्कार नहीं दिखलाई पड़ता है? ठीक है विपुल जी, लौट रही हूं मैं आपके पास। सरिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ठीक है सरिता जी, आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगी कि 2021 में तो 215 सीटें जहां तृणमूल कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब हम वही देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस अचानक से इतनी नीचे कैसे आ गई, जो कि अब तक 260 का दावा कर रही थी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 100 तक वो सीटें नहीं जीत पाई है, वो शतक नहीं लगा पा रहे हैं। 200 सीटों पर बीजेपी आराम से पहुंच चुकी है। तो ये क्या जनता का मैंडेट नहीं है? आप इसे कैसे इनकार कर देंगे? कांग्रेस कहती है कि भाई 15 दिन अगर गृह मंत्री यहां आकर के बैठे तो सत्ता तो इनकी आनी तय थी। 2021 में भी तो इसी तरीके का आना जाना लगा हुआ था, तो तब क्यों नहीं बीजेपी की सरकार बन गई? 15 दिन अगर किसी के चले जाने से अगर वाकई सरकार में परिवर्तन आ जाता है, सत्ता पलट जाती है, तो फिर ये इतना चुनावी प्रचार प्रसार तो होना ही नहीं चाहिए 15 दिन रह करके आ जाए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी बंगाल में या अन्य जगहों पे भी, आप देखेंगे कि काफी जोरों शोरों में उनकी कैंपिंग चल रही थी, ममता दीदी के खिलाफ भी क्यों ना हो, वो काफी ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जीतने का ये सबसे बड़ा कारण भी होता है, क्योंकि वो काफी कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, रूबरू बातें करते हैं, और वो अपनी बातों को जो है जनता को यकीन दिलाने में जो है हमेशा से कामयाब रहे हैं। ये भी उनके जीतने का एक कारण है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, मैं कहूंगी कि उनको आपस में जो जितनी एकता होनी चाहिए वो नहीं है, जहाँ पे वो हार जाती हैं, क्योंकि आपका जो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं वो मिलके अगर काम करते हैं तो आप एक तरह से आगे जाते हैं और जीतते हैं। ठीक है सरिता जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच असम से कुछ खास तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में इस वक्त जीत का जश्न किस कदर मना रहे हैं, वो तस्वीरें प्रदर्शकों को दिखाते हैं। तो असम से ये तस्वीरें आपने देखी, और थोड़ी देर के बाद से अब हम आपको दिल्ली से ही बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीरें दिखाएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर हम मेहमानों का रुक कर रहे हैं। सरिता जी, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। देखिए, साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ममता दीदी ने उन पे आरोप भी लगाए थे कि किस तरीके से, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ईसी हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर अमित शाह जी हो, या तमाम जितने भी उनके देशों के मुख्यमंत्री हैं, वो सब लोग मिल गए थे उनको हराने के लिए। और उनका एक ये भी कंप्लेन था कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत कम टाइम में एसआईआर
किया, जिसके वजह से उनके जो है वो वोट बैंक कम हुए और वो हारने के कगार पे है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं जो विपक्ष आवाज उठा रही है और कहीं ना कहीं जो है वो सत्ता पक्ष जो घिरती भी नजर आई है इस सब मामले में। लेकिन अभी ये सब पे बात करके मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है, क्योंकि अब तो रिजल्ट सामने है और बात तो वही होती है कि जो जीता वही सिकंदर। और अगर विपक्ष को सच में ऐसा कुछ लगता है तो मुझे लगता है कि उनको आगे भी अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए, आगे बात करनी चाहिए। और अगर उनको लगता है कि वो किसी वजह से हारे हैं तो उसके ऊपर उनको आपस में बात करने की जरूरत है और इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है कि आखिर वो हर जगह हारते क्यों हैं और बीजेपी जीतती क्यों है। ठीक है रत्नाकर जी, पश्चिम बंगाल को लेकर के ममता बनर्जी अभी भी विश्वास कर नहीं पा रही हैं। ममता बनर्जी का तो लास्ट मोमेंट तक भी ये स्टैंड है कि अभी पूरी तरीके से चुनावी नतीजे घोषित होने तो दीजिए, रुझान के आधार पर आप कुछ भी नहीं कह सकते। मुझे पूरा भरोसा है जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी तो अंत में जीत तृणमूल कांग्रेस की ही होगी। नहीं, अच्छा है, भरोसा ये बना के रखें और जब रिजल्ट आएगा तब शायद उनको ये इत्मीनान हो जाए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने उनको काफी प्रचंड बहुमत से जो है उनको हराया है। उनको एहसास होना काफी जरूरी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव की तैयारियां जो है बहुत दिनों से चलती है और सत्ता पक्ष में बैठा व्यक्ति जब 74 सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके, यानी कि हर तीसरे अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके और नए उम्मीदवार को टिकट देता है, इसका मतलब साफ है कि वहां की जनता जो है उन उम्मीदवारों से पूर्णतया संतुष्ट नहीं थी, जिससे मजबूरन टीएमसी को, ममता बनर्जी को उनके टिकट काटने पड़े। तो पहले लक्षण तो यही हम लोग को दिख गया कि काफी आक्रोश है टीएमसी की सरकार के प्रति वहां के जनता को। और निश्चित रूप से जिस तरह से ममता बनर्जी ने मां माटी मानुस की बात करके सत्ता में हासिल की और सत्ता पे काबिज हुई और उसके बाद जो है ये मुल्ला मौलवी मस्जिद और मदरसे की बात करने लगी, तो वहां की जनता ने भी देखा कि आप जो है कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों को द्वितीय दर्जे का जो है दर्जा देने का काम करना शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व जो है वहां पे हिंदू वर्ग जो है वो एकत्रित हुआ और उसका लाभ जो है मैं कहूंगा सीधे रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत और हिंदुत्व की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ी नजर आती है। और हमने तब आवाज उठाया जब ममता बनर्जी ने हमारे हिंदू भाइयों के त्योहारों पे, हमारे हिंदू भाइयों के संस्कृति और संस्कार पे प्रहार किया, हमने तब आवाज उठाया और लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर हमारी सत्ता आती है तो आपको सुरक्षा की गारंटी जो है हम देंगे, आपको त्योहारों को मनाने की गारंटी आपने निश्चित समय पे हम देंगे। और लोगों को विश्वास है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर कहा कि वहां पे हमने अंग और कलिंग जीत लिया है, हमारा बंग बाकी है और आप हमें भारी बहुमत से जिताइए, बंग भी हम जीतेंगे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है 2047 तक विकसित भारत का, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पश्चिम बंगाल की भी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको विकसित राज्य बनाने के लिए हमें वोट करके जिताइए। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा मैं कि ये वही पश्चिम बंगाल है जो कभी देश की आर्थिक नगरी हुआ करती थी, आर्थिक राजधानी हुआ करती थी कोलकाता, और वह देश की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण और बड़ा योगदान उसका हुआ करता था। लेकिन कुछ ऐसे वामपंथी आए, पहले 34 साल तक उन्होंने राज किया, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई और इन्होंने इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की, इस तरह से मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति इन्होंने की कि वहां पे विकास के मुद्दे सारे गौण हो गए और जो वह आर्थिक राजधानी के रूप में कोलकाता जाना जाता था उसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम हो गया देश की अर्थव्यवस्था में। तो ये सारी परिस्थितियां तमाम बड़े जो है इंडस्ट्रीज जो है पश्चिम बंगाल को छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां पे इस तरह की पॉलिसीज लेकर आई। आपने देखा कि किस तरह से नैनो का प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगने के बावजूद भी वहां पे मजबूरन उनको वहां से निकाल करके गुजरात लेके जाना पड़ा। तो क्या ये पश्चिम बंगाल की जनता नहीं देख रही थी और नहीं समझ रही थी कि उनके रोजगार को भी छीनने का काम जो है यही पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया। तो इस बार पश्चिम बंगाल की सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसी सरकार चुनेंगे जो विकासवादी हो, जो राष्ट्र नीति आती हो, जिसको जो राष्ट्र को आगे राष्ट्रवादी सरकार हो और जो विकासवादी सरकार हो, ऐसी सरकार को चुनेंगे जो राज्य के हित में काम करे। अच्छा, लेकिन रत्नाकर जी में काम करे। अब एक सवाल ये भी
कि हमने बीजेपी को देखा कि बहुत ज्यादा आप लोग अग्रेसिव होकर के प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन सीएम फेस को लेकर के अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ही क्या मुख्यमंत्री चेहरा होंगे बीजेपी की ओर से? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये निर्णय जो है केंद्रीय समिति और विधायक जो है वहां के जो विधायक दल का नेता चुना जाता है वो मिलकर के चुनेंगे और ये निर्णय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो कौन होगा जो पश्चिम बंगाल की जनता के उम्मीदों पे पूर्णतया खरा उतरे। जिस जनता ने इतना विश्वास जताया है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, तो उस जनता की उम्मीद भी आकांक्षाएं भी उतनी बड़ी है और उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय समिति मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति का चयन करेगा जो उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरे। ठीक है, लॉटरी में आप लोगों के पास, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली बीजेपी दफ्तर से न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज वानखेड़े ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। और असम में प्रचंड जीत के बाद तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। ये तस्वीर है, आप देखिए, ये तस्वीर है जहां पे आपको नजर आ रहा होगा तमाम केंद्रीय मंत्री जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तमाम कार्यकर्ताओं के, खास तौर पे बंगाल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रचंड जीत मिली है उसके बारे में तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और महत्वपूर्ण इसलिए भी आता है क्योंकि एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा है भारतीय जनता पार्टी का और वो संघर्ष जीत में तब्दील होता है, तो ऐसे में अब इंतजार करना पड़ेगा। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आप तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। बंगाल की जीत, असम की जीत, आप लोग किस तरह देखते हैं? हम इतनी बढ़िया जीत देख रहे हैं मोदी जी और अमित शाह की जो रणनीति चली है, जो ममता को ध्वस्त करने वाले हैं। जो वो कहता था उसका भतीजा कि एक बार 4 तारीख के बाद आप यहाँ नहीं रह पाओगे, 4 तारीख के बाद आप यहाँ नहीं रह पाओगे, अमित शाह को धमकी दे रहा था वो। अब वो अपने आप को बचले, जितनी उनने वो वहाँ धांधरगज्जी करी है, सबको हिंदुओं को पिटवाया, मरवाया और जो भी मुसलमानों को उनने जो भी उनने अत्याचार करवाया, ममता बनर्जी ने, उसके भतीजे ने, इतना किसी ने नहीं करवाया पूरे हिंदुस्तान में। बहनों बेटियों पे जो कलकत्ता में काम किया, खेला हुआ है। खेला के साथ आप कहेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन है और जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जैसा आपने बिहार में देखा, कलकत्ता में देखा। मुझे तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पंजाब में भी आप बहुत जल्दी परिवर्तन देखेंगे और पंजाब को ये एहसास होगा कि शायद ये काम बहुत 5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। अगली तैयारी पंजाब की रहेगी? बिल्कुल पंजाब की रहेगी। पंजाब में भी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी क्योंकि बंगाल जीत चुके हैं, पांडिचेरी जीत चुके हैं, असम जीत चुके हैं, अब बारी पंजाब की है। कार्यकर्ता हैं, जब मैं पिछली बार यहाँ बात कर रहा था तब तमाम इन कार्यकर्ता कह रहे थे कि अब अगली बारी बिहार के बाद बंगाल की और बंगाल की जीत के बाद अब ये तमाम कार्यकर्ता जोश में आप कह रहे हैं पंजाब की है। तो खैर ये तमाम कार्यकर्ता, इनकी इच्छा है कि अब पंजाब भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर ले। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। और एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, एक बार फिर मैं आपका रुख करते हुए ये सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। मैं सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रही थी, तो ट्रेंड पर ममता बनर्जी के हार के साथ में अब लोगों ने उन्हें मॉक करना शुरू कर दिया है। तो ममता बनर्जी का फ्यूचर अब क्या दिखाई देता है? क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि चाहे वो शर्मिष्ठा पाल का मामला रहा हो, ये तमाम इन्फ्लुएंसर्स का मामला रहा हो, जब फोटोज मॉर्फ करने के लिए, उन पर रील बनाने के लिए, सरकार के बारे में कमियां गिनाने और बताने के लिए जब उन पर कार्रवाई हो जाती थी, तो फिर आज किस तरीके से उन्हीं दोबारा पिक्चर्स को रोटेट करके अपलोड किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन इसलिए भी कि अब किसी की भी आवाज दबेगी नहीं। जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की सत्ता
उनके हाथ से निकलने के बाद अब ममता बनर्जी की एक आयु भी है, 71 वर्ष की उम्र है उनकी, और अगर इस चुनाव में वो जीत के आती तो एक बड़ी नेत्री के तौर पे मुझे लगता है इंडी गठबंधन का जो है प्रतिनिधित्व करने का भी संभवतः मौका मिलता, क्योंकि कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बन रही है कि राहुल की स्वीकार्यता उस तरह से है नहीं, और ये लोग लगातार तलाश में हैं कि कोई एक बड़ा घटक दल कुछ मजबूती से आए और जिसके साथ वो आगे बढ़े। तो ये बहुत पहले आपको याद है कि किस तरह से एक बार बीच में नीतीश जी चले गए थे, तो नीतीश जी को चेहरा बनाने की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस अपनी शर्तों पे है, कांग्रेस जल्दी मानती नहीं है, लेकिन ये संभव था कि तृणमूल अगर जीत जाती इस बार चौथी बार, तो उसका भविष्य एक तरह से आप कह सकते हो कि केंद्र में भी इसकी संभावना बनती कि उनको नेतृत्व देने की कोशिश की जाती या कुछ। अब मैं मानता हूं कि जो बंगाल का राजनीतिक जो है अनुभव है, आप देख रहे हैं जो इतिहास है उसका, वो अब तृणमूल के लिए निकट भविष्य में जल्दी में तो कोई जगह बनती नजर नहीं आ रही। वामपंथ खत्म हुआ, वामपंथ खत्म करके तृणमूल आया, तृणमूल का विकल्प बीजेपी बनी, और अब मैं देख रहा हूं अभी कांग्रेस की प्रवक्ता है नहीं तो उनके पक्ष में मैं बात करता। अगर कांग्रेस के लोग मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस या कोई और अब लंबे समय के बाद, क्योंकि बीजेपी देखिए एक बार सरकार में जहां चली जा रही है वहां से सरकार से हिल नहीं रही है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, असम देख लीजिए, तमाम प्रदेश देख लीजिए, हमारा उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि कैसे ये लोग सत्ता पाने के बाद किस तरह से काम धाम करते हैं जी। हालांकि कुछ 12 बजे के करीब मैंने 12-1 बजे के करीब एक क्लिप देखी, और वो सब चीजों से मुझे लगता है कि बीजेपी को बचना चाहिए। ममता के आवास पर जाकर के कुछ नारेबाजी बहुत गलत तरीके से की जा रही थी, वो सब अगर नहीं होता है, बीजेपी वही सत्ता के गुरूर में बंगाल का एक चरित्र है, वो बंगाल वाला चरित्र सत्ता का लेकर के नहीं आती है तो लंबे समय तक बंगाल में बीजेपी रहेगी। और ममता जी की जो आयु है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ममता जी के लिए अब वापसी संभव नहीं है। ममता जी के राजनीतिक करियर का ठीक है, अब छोटा छोटा रिएक्शन लूंगी क्योंकि समय बहुत ही कम है। सरिता जी, एक छोटा रिएक्शन ये भी कि जो इतिहास हमने अब तक देखा तृणमूल कांग्रेस का हो या फिर वाम दलों का हो, तो ऐसे में अगर ये जिस अहंकार की बात की, ये अहंकार कोई भी पार्टी पालती है तो इसका मतलब उन्हें समझने की जरूरत है कि जनता सचेत है, सजग है कि उन्हें कब सत्ता का रुख मोड़ना है, बदलना है। आपको कैसी तस्वीर अब बीजेपी को लेकर के दिखाई देती है? फ्यूचर सिक्योर है या फिर अगर अहंकार आया तो आप भी जाएंगे? देखिए, बीजेपी ने कुछ वादों के साथ जो है जनता से वोट मांगा है, और मुझे लगता है कि अगर वो अपने वादे पूरे करते हैं तो डेफिनेटली आगे भी वो बने रहेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सत्ता में आने के लिए बहुत सारे वादे किए जाते हैं, या महिलाओं को पैसे भी बांटे गए हैं, जहाँ तक हम सब जानते हैं, चाहे असम हो, महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, हर जगह काफी मात्रा में महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए हैं और वोट वसूले गए हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सरकार से अब इतनी ही उम्मीद रहेगी लोगों की कि जिस भरोसे और जिस उनके वायदे पे जाके और भरोसा करके लोगों ने उन्हें जिताया है, तो उस वादे को कायम रखे, उसे पूरा करे, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करे, युवाओं के लिए काम करे, और अगर ये सब करती रहेंगी तो आगे भी उनकी सरकार बनी रहेंगी। नहीं तो मुझे लगता है कि मुश्किल है, और आगे जाके लोगों का जो है वो सरकार पे से भरोसा उठना चालू हो जाएगा कि कुछ सीमित टाइम के लिए आप वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं करते हैं। जैसे आप सरकार अब दिल्ली में भी देखेंगे तो किस तरीके से सारी महिलाओं को सरकार ने वादा किया था 2500 देने का, और वो वादा मुझे लगता है 1 साल होने को पूरा नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें भी लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो बोलते हैं उसे देर से ही सही लेकिन आप पूरा कीजिए। और महिला सुरक्षा पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है बीजेपी को। ठीक है रत्नाकर जी, अब आपसे भी मैं थोड़ा सा स्थिति और समझ लेती हूँ कि सोनार बांग्ला का जिक्र जो आप लोगों ने बार बार चुनाव प्रचार के दौरान पर किया था, क्या वाकई सोनार बांग्ला का वो इतिहास वापस लौट करके आएगा? देखिए सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वह विकास की भी राजनीति करती है और विरासत की भी राजनीति करती है। अगर हम अपने संस्कृति और संस्कार और विरासत को सहेज के आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सोनार बांग्ला की बात करते हैं, और वहीं पे हम विकास की भी बात करते हैं, जहां जहां पे हमारी सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य जहां 17 जगह हमारी सरकारें हैं, आप देख लीजिए वहां पे विकास के कार्य अनवरत हुए हैं। बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकारें जो है वो रिपीट होकर आई हैं, और इसीलिए आई हैं क्योंकि हमने विकास के कार्य किए और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। और जब तक आप जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेंगे तब तक जनता आपको दोबारा चुनकर नहीं लाएगी। और कहीं न कहीं ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल निराधार और अनर्गल आरोप रहता है, क्योंकि अगर इनके आरोप में जरा सी भी अगर सच्चाई होती तो जनता हमें दोबारा चुनकर नहीं लाती।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात कहूंगा, जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे थे कि किसी के घर पे जाकर के जो है वो नारेबाजी की गई, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। आज हमने पूरे पश्चिम बंगाल में ये कहा है कि इस जीत का जुलूस या प्रदर्शन कहीं पे भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है और जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। ये जीत जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, और हम आने वाले दिनों में विकास के क्या मापदंड होंगे, क्या रोड मैप बनेंगे, वो सारी चीजों को रत्नाकर जी, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हम भी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कोने कोने से बीजेपी का वो गमछा लिए हुए और लोग इस वक्त खूब जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर उतर करके अलग अलग तरीके से खूब जश्न मना रहे हैं। बहुत उच्छृंखल तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए गए। जय श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं है, इसको अन्यथा रीडिंग इसकी मत लीजिएगा, लेकिन किसी के घर पे जाके उसके सामने आक्रोशित होकर के ये सब नहीं किया जाना चाहिए। रत्नाकर जी जी, अच्छा जवाब जी, देखिए, हाँ, मैं हो सकता है कि कुछ या को कहीं पे भी उसको चीट नहीं करती है। हम निश्चित रूप से अगर कुछ लोगों ने किया होगा तो जरूर हमारी वहां पे पार्टी की कार्यकारिणी है, इकाई है, वो जरूर संज्ञान लेंगे। हम किसी भी इस तरह का जो उग्र प्रदर्शन के खिलाफ रहते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास, लेकिन इस बीच कुछ और तस्वीरें आ रही है विजय थालापति की भी। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से तमिलनाडु की जनता ने वो भरोसा विजय की पार्टी पर जताया, ये पार्टी 2 साल पहले बनी, और जब ये विजय थालापति की ओर से ये अनाउंस किया गया था कि वो पूरी तरीके से अपने एंटरटेनमेंट करियर से संन्यास लेकर के और उसके बाद से पॉलिटिक्स में फोकस करना चाहते हैं, उन्होंने टीवीके को खड़ा किया और 2 साल में इतनी मजबूत उस पार्टी को बना दिया कि वाकई जो जननायक कहा जा रहा है इस वक्त विजय को। और ये तस्वीर देखिए, विजय इस वक्त अपने घर के बालकनी से निकल करके लोगों का धन्यवाद जता रहे हैं और उनके सामने वो कोटि कोटि नमन उन्हें कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता का वो भरोसा, वो जनता की वजह से ही वो जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, ये उस दौरान की तस्वीरें, और इसलिए ये बहुत खास और बहुत खूबसूरत तस्वीर हो जाती है लोकतंत्र की, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ तमिलनाडु में जब कोई हाल फिलहाल की उभरी हुई पार्टी, लेकिन जनता का मैंडेट उनके साथ गया और 108 सीटों पर उन्हें बढ़त मिली। तो फिलहाल ये वाकई हैरान करने वाली बात, क्योंकि डीएमके के पास 72 का ही महज आंकड़ा, एआईएडीएमके के पास 54 और वहीं अदर्स को फिलहाल कोई सीट नहीं, क्योंकि बाकी जितनी सीटें थी वो सब टीवी के ले गई। तो तमिलनाडु में 234 सीटों को लेकर के चुनाव हुए थे और इन चुनाव में टीवीके की ओर से पहली बार प्रचार प्रसार में उतरे, क्योंकि महज 2 साल पुरानी पार्टी है, और लेकिन 2 साल पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी विजय थालापति ने अपनी पहचान से ये जीत हासिल कर ली है। हालांकि सुपरस्टार, मेगा स्टार के तौर पर इनको जाना जाता है, और अब देखिए जनता का मैंडेट इनके साथ इस चुनाव में गया है। तो फिलहाल ये बीजेपी हेडक्वार्टर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा भी इस वक्त मंच पर मौजूद, और अब से कुछ देर का इंतजार और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। আলো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা মরছে ধুকে ধুকে। আলো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা মরছে ধুকে ধুকে। শিক্ষার মান নিম্নগামী, আইন সর্বনেশে, বেকারত্বের জ্বালায় যুবক পালায় অন্য দেশে। পায়ে পায়ে খাচ্ছে ঠেলা নাগরিক অধিকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। 26,000 চাকরি গেল, যোগ্য পায় না বিচার, কয়লা বালি গরু মানুষ সবই হচ্ছে পাচার, হাটের তলায় লুকিয়ে রাখা কালো টাকার পাহাড়, প্রতিবাদ করলে जिनके नेतृत्व में आज हमने इतनी जीत हासिल की है, ऐसे हमारे सबके नेता
कार्यकर्ता जोश से उनका धन्यवाद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। কেঁদেছি অনেক, এবার মোরা হাসবো। ভোটের দিনে ছাপ্পা রিগিং চলবে না তো। अपने राज्यों को ले जाएगा। साथ में 5 राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री, ऐसे एनडीए विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए देश की जनता को धन्यवाद करने के लिए जल्द ही यहां सामने आ रहे हैं। ছোটে আম জনতা পড়ছে ধুকে ধুকে।